हेलो दोस्तों। आज की कहानी है चौगढ़ के आदमखोर। बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत लंबी है थोड़ा, तो इसको शायद हो सकता है मुझे कुछ एपिसोड्स में इसको लेके जाना पड़े, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। आपको सुनने में मज़ा आएगा, मुझे सुनाने में मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिएगा इस कहानी को सुनने के लिए। इस कहानी को का सुनने का मज़ा तभी है जब आप इसको पूरा टाइम दें इस कहानी को। अगर आप जल्दीबाजी में आगे बड़ा बुड़ू करके सोचेंगे कि यार फटाफट मारो और देखो, और अरे यार विक्की भाई का है चैनल को देख को कमेंट करना है, लाइक करना है, कर दो, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों उत्तरांचल डायरीज़ में। दीदियों, बहनियों, ओ बुला, ओ नामतीनो, दाजू, सब मज्जमा, सब राजी खुश है उनला। चलो सब मस्त रहना चाहिए। कहानी लंबी है क्योंकि बार बार स्वागत करना मुश्किल होगा, इसलिए अभी पहले ही मैं आपका स्वागत कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब के सामने एक मैप रखा हुआ था कुमाऊं का। उस पर कुछ क्रॉस के निशान बने हुए थे, पूरब से पश्चिम की तरफ करीब और उत्तर से दक्षिण की तरफ। कुल मिला के करीब 64 निशान क्रॉस के बने हुए थे। हर क्रॉस के नीचे एक तारीख और स्थान का नाम, जो भी जगह है उस जगह का नाम। यानी कि ये वो एरिया थे जहाँ पे चौगढ़ टाइगर्स ने शिकार किया था। करीब 150 वर्ग माइल्स का एरिया जो इनकी टेरिटरी थी, इनका शिकार का एरिया था। पहाड़ों का मौसम, सर्दियों में हिमपात हो जाता है, गर्मियों में नीचे तराई मैदानी क्षेत्र बहुत गर्म हो जाते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं। फिर कहीं पे समतल एरिया है, कहीं पहाड़ियाँ हैं, कहीं झाड़ झंकार हैं। और ये जो 64 क्रॉस के निशान थे, ये जिम कॉर्बेट साहब ने खुद लगाए थे। यानी कि इनके जो जो इनको इन्फॉर्मेशन मिलती गई थी उस हिसाब से इन्होंने ये निशान लगाए थे। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड्स में भी 64 ही थे, लेकिन जिम कॉर्बेट साहब का मानना है कि ये 64 नहीं, 64 से कहीं ज़्यादा हैं, कहीं ज़्यादा हैं। वो इसलिए क्योंकि नंबर एक, इनमें उनको नहीं जोड़ा गया है जिनको बाघ ने अटैक किया और वो अटैक होने के बाद 1 या 2 दिन के बाद जिनकी मौत हो गई, उनको टाइगर अटैक में नहीं जोड़ा गया। कुछ ऐसे जिनकी खबर ही नहीं मिली, क्योंकि अब 150 स्क्वायर माइल्स का जो एरिया होगा उसमें छोटे बड़े कितने तरह के गांव होंगे। कहीं की कोई 100 लोगों से ज़्यादा की आबादी वाला गांव, कोई ऐसे भी गांव जहाँ पे 10-15 की आबादी है, 2-3 ही मकान हैं, कहीं 30-40 मकान हैं। तो तरह तरह के कस्बे गांव होंगे ना, नेचुरल सी बात है। तो कई जगह की तो खबर ही नहीं आई थी। गांव वालों ने क्या किया था, कम्युनिकेट करने का एक दूसरे को। अब कोई परेशानी आती है ना तो प्राकृतिक रूप से हम उसका समाधान भी ढूंढ लेते हैं। ये एक हमारी इंसानी फितरत होती है। तो इसी तरह से गांव वालों ने भी एक दूसरे को कम्युनिकेट करने का एक तरीका ढूंढ लिया था। आज भी जो गांव घरों में, पहाड़ों में जो गांव घरों में रहे होंगे वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैसे नीचे खेत में अगर कोई घर का सदस्य काम कर रहा है तो उसको आवाज़ देने के लिए कू करके आवाज़ देते हैं। फिर जब वो वहाँ से कू का रिप्लाई देता है तब हम मैसेज पास करते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैंने तो देखा हुआ है। मेरे तो ननिहाल में मेरा बहुत जाना आना रहा है, मैंने बताया आपको। तो मैं देखता था मेरे ननिहाल में जो है ना, हमारे जो खेत थे वो काफ़ी नीचे थे, तो ऊपर से ही दादा लोग हमारे आवाज़ कू करके आवाज़ देते थे नीचे खेत से, फिर कू करके आवाज़ आती थी। फिर मैसेज दिया जाता था कि अरे अरे ये है वो, जो भी कुछ हो। तो इसी तरह से इन्होंने भी शुरू कर दिया था। ये क्या करते थे, किसी पहाड़ी के टॉप पे जा कर के या किसी पेड़ की चोटी पे चढ़ जाते थे, या कोई ऊंचा मकान है उसकी छत पे चढ़ के वहाँ से जो है कम्युनिकेट करते थे। अगर इस गांव वाले ने बाघ देखा है या इसके आसपास से बाघ निकला है
तो ये दूसरे को बताने के लिए कि इस एरिया में इस तरफ गया है, तो इस तरह से ये आसपास जितना भी वो एरिया था सब जगह मैसेज पास हो जाता था कि बाघिन या बाघ जो भी है वो एक्टिव है। तो ये एक तरीका इन लोगों ने खुद ही निकाल दिया था। और याद होगा आपको, मैंने बताया था पिछले दोनों कहानियों में, मोहान वाले में भी और कांडा वाले में भी, कि 1929 फरवरी में एक मीटिंग हुई थी नैनीताल में, जिसमें जिम कॉर्बेट साहब को इन तीनों बाघों को मारने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। चौगढ़ का डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में, मोहान का डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में, और कांडा का डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल में। तो इन्होंने सबसे पहले चौगढ़ के ही मारे थे। हालांकि मैं चौगढ़ की लास्ट में सुना रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी कहानी है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में सुना। मैंने आपको मोहान की और कांडा की मैं पहले सुना चुका हूँ। ये जो बाघ का जो क्षेत्र था, ये चौगढ़ में काला आगढ़ नामक एक जगह है, जिसकी जो पहाड़ी है वो करीब 40 मील लंबी, और जो उसकी ऊंचाई है वो करीब 8,000 से 8,500 फीट ऊंची है। तो काफ़ी हाइट ये सी लेवल से, मैं आपको डिस्टेंस हाइट बता रहा हूँ, सी लेवल से। और इसी एरिया में जो ये बाघ था ये सबसे ज़्यादा एक्टिव था, सबसे ज़्यादा केस इसी एरिया में कर रहा था। तो ये जिम कॉर्बेट साहब ने क्या किया था, आपको याद होगा, मैंने आपको तल्ला देश का नरभक्षी वाली जो कहानी सुनाई थी, उस टाइम में भी चौगढ़ का जिक्र आया था। इनको चौगढ़ के बाघ को मारने के लिए जाना था, लेकिन सर्दियां शुरू हो गई थी, और सर्दियों में जो चौगढ़ के जो बाघ थे वो थोड़ा सा एक्टिव कम रहते थे। तो ये चले गए थे तल्ला देश के बाघ को मारने के लिए। तो तल्ला देश के बाघ को मारने में इनको 9 दिन लगे थे। तो 11वें 12वें दिन जब ये वहाँ से निकले, आ गए थे, आने के बाद जब ये निकले तो ये सीधे निकल गए थे चौगढ़ के बाघों की तलाश में, इनको मारने के लिए। पहले किसी को नहीं पता था कि ये 2 बाघ है कि 1 बाघ है कि बाघिन है, ये सब स्टोरी में ही आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सुनते जाइए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। ये जो काला आगढ़ वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो डाक बंगला था ये उस पहाड़ी में ही था, और ये सड़क भी अपनी पहाड़ी उबड़ खाबड़ फॉरेस्ट की रोड जो होती है, ऐसे अंदर जानी फिर बाहर आनी, कहीं चढ़ाई कहीं ढाल, उसी तरह की रोड थी। तो उस पर करीब 4.5 मील या कुछ डिस्टेंस ये चले थे, और उस रोड में, और उस रोड से करीब 4 कुछ दूरी पे, यार प्रॉपर कितनी है, कुछ दूरी पर डाक बंगला था। रोड से थोड़ा सा ऊपर जाके डाक बंगला था, जो काला आगढ़ का जो ये डाक बंगला था। जब ये वहाँ पहुँचे तो आसपास के गांव के कई लोग इनसे मिलने के लिए आ गए। एक बुजुर्ग वृद्ध महिला भी इनसे मिलने के लिए आई। उसने अपनी जो है व्यथा इनको सुनाई, अपना दुख इनको सुनाया कि जो लास्ट में जो शिकार किया था इनके 22 वर्षीय जो इनका नाती था, जो लड़का था इनकी फैमिली में, जो एक ही बचा हुआ था, इस बुढ़िया का, इस वृद्ध महिला का केयर करने वाला पूरे परिवार में सिर्फ एक ही जना था, वो ये 22 वर्षीय लड़का था जिसको बाघ ने मार दिया था। अब इस वृद्ध महिला का कोई था नहीं जो इसकी देख रेख करता या इसका ध्यान रखता। तो ये बहुत दुखी थी, बहुत द्रवित थी। इसने उस बच्चे के पैदा होने से लेकर के इसके बाघ के खाने तक की सारी घटना जो है, सारी चीज़ें रोते रोते जो है जिम कॉर्बेट साहब को सुनाई। जिम कॉर्बेट साहब बड़े द्रवित भी हुए, बड़े दुखी भी हुए ये सब सुन करके, और उससे यहाँ तक कह दिया कि साहब ऐसा है, मेरे पास मेरी ये 3 दुधारू भैंसें हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इन भैंसों को भी ले जाइए। मुझे इस बात की खुशी होगी कि मेरी भैंसों के कारण जो है मैं अपने पोते का मौत का बदला ले पाई हूँ। तो जिम कॉर्बेट साहब जब नैनीताल से आए थे, अपने साथ में 3 भैंसें लेके आए हुए थे जो जवान थी, और ये जो बुढ़िया की भैंसें थी ये दुधारू भैंसें थी और थोड़ा भारी भरकम थी। तो ऐसी भैंसों के ऊपर बाघ अटैक कम करता है, जो कि जवान यंग
के ऊपर ज़्यादा अटैक करता है, क्योंकि ड्रैग करके उसको ले जाना भी है दूर तक। तो वो जिम कॉर्बेट साहब ने उस महिला का दिल रखने के लिए उसको बोल दिया कि ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी भैंसें भी लूँगा, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी भैंसें ज़रूर लूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मेरे पास ये भैंसें हैं, मैं इनसे जो है आपका बदला ले लूँगा, यानी कि इस बाघ को मार दूँगा। गांव के अन्य लोग भी आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि साहब अभी जो लास्ट केस यहाँ पे हुआ है वो यहाँ से 10 मील दूर 10 दिन पहले हुआ है। एक कपल को, यानी कि एक हस्बैंड वाइफ को, एक आदमी एक औरत को बाघों ने अपना शिकार बना लिया है और उनको पूरा खा के हजम कर चुके हैं। तो जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा यार ये 10 दिन का पुराना केस हो गया है, अब वहाँ पे जाना, उस जगह की जाके खोजबीन करना या वहाँ जाके ढूंढना सब बेकार है, फिजूल है, कुछ मिलना है नहीं। तो ये इन्होंने वहाँ जाने का प्रोग्राम त्याग दिया और ये डिसाइड किया कि अब मैं अगला कैंप जो है आगे लगाता हूँ डलकनिया में। डलकनिया एक ऐसी जगह थी जो यहाँ से करीब 10 मील दूर थी, और एक बड़ा इत्तेफाक था, जिस जगह पर उस कपल को खाया था वो जगह डलकनिया से 10 मील दूर थी, ये डाक बंगला डलकनिया से 10 मील दूर था, यानी कि एक ट्रायंगल बनाया तो तीनों की डिस्टेंस 10 मील 10 मील 10 मील आ रही थी। तो ये अगले दिन सुबह इन्होंने जो है अपना डलकनिया के लिए अपना सफ़र शुरू कर दिया। ये जाने लगे, करीब 3-4 बज गया था, करीब 7-8 मील ये चल चुके थे। अब यहाँ से इनका रास्ता बदल जाना था, अब इनको ये रोड छोड़ करके एक दूसरे रास्ते में चलना था। वहाँ पे 8-10 लोग आए हुए थे जो इनको रिसीव करने के लिए आए थे, जिनके पास इनके डलकनिया आने का प्रोग्राम, वही कू वाला जो मैसेज था उसके थ्रू इनको मिल गया था। तो ये उनको लेने के लिए आए थे और इन्होंने बताया कि उनके पास में एक संदेशा आया हुआ है जो पास के किसी और गांव से आया हुआ है कि उस गांव वालों ने बाघ को देखा है जो उनकी महिलाओं पर अटैक करने वाला था। गांव की कुछ महिलाएं जो हैं गेहूं काटने के लिए गई हुई थी, तभी बाघ आ गया था और वो घात लगाने जा रहा था कि गांव वालों की नज़र पड़ गई। इन्होंने शोर किया, हल्ला गुल्ला किया और उनकी जो महिलाएं थी वो दौड़ के गांव आ गई और वो बच गई थी। तो ये जिम कॉर्बेट साहब को पता चली, तो जिम कॉर्बेट साहब ने कहा कि ठीक है, अपने आदमियों को बोला कि भाई ठीक है, तुम ऐसा करो, फटाफट जो भी हो सके मेरे लिए कुछ नाश्ता तैयार करो, और मैं नाश्ता करके मैं उस गांव की तरफ जाऊंगा और तुम लोग जो है इन आदमियों के साथ डलकनिया चले जाओ, और डलकनिया जा कर के मेरे लिए कहीं पे एक अच्छी से गांव के आसपास में ही कहीं पे बढ़िया जगह पे कैंप लगाओ, और मैं वो गांव से होके लौट के आऊँगा। नाश्ता करके जिम कॉर्बेट साहब निकल पड़े। अब चले, हालांकि ये जो डिस्टेंस थी करीब 10 मील की थी, और जो रास्ता था उस रास्ते पे अगर ये नॉर्मल समय होता तो 2.5 से 3 घंटे में ये पहुंच जाते, लेकिन यहाँ पे परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। नरभक्षी का मामला था, घना जंगल था, चढ़ाई वाला रास्ता था, बिल्कुल अपने आप को संभाल संभाल के ले जाना था, बहुत संभलते हुए चढ़ना था, बहुत केयरफुली इनको रहना था। तो इनको बहुत धीरे धीरे चारों तरफ आँख नाक कान सब खोल के चलना था। अब हुआ क्या, इनके उस जगह पे पहुँचने, गांव पहुँचने से पहले रात होने को आ गई। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है जंगल में ही रात काटी जाए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जिम कॉर्बेट साहब बड़े आसानी से जंगलों में पेड़ों में रात काट देते थे। उनको अपनी बॉडी को उन्होंने ऐसा बना लिया था, इतना हैबिचुअल अपनी बॉडी को कर लिया था कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे। तो लिहाजा उन्होंने एक पेड़ देखा जो उनको ठीक ठाक लगा, उस पर चढ़े और चढ़ के उन्होंने अपनी गन को पेड़ में बांधा और सो गए। आधी रात के करीब उनको कुछ शोर सा सुनाई पड़ा, दिखाई तो कुछ नहीं पड़ा क्योंकि अंधेरा था, लेकिन आवाज़ उनको लगा कि उनके पेड़ के नीचे से आ रही हैं। तो बहुत ध्यान से उन्होंने सुना तो ये भालुओं का झुंड था जो काफल खाने के लिए आए हुए थे। काफल हमारे यहाँ एक पहाड़ों में फल होता है, जब ये हरा होता है तो खट्टा होता है, और जैसे जैसे लाल होते जाता है, और जितना लाल बिल्कुल कलेजी कलर ऐसा रंग हो जाए तो उतना मीठा हो जाता है।
और इसको हम लोग क्या करते हैं, सरसों के तेल में और फिर ऊपर से मसालेदार नमक मिला करके खूब अच्छी तरह ओल लेके मिला लेते हैं और उसके बाद इसको खाते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो जिन लोगों ने काफ़ल खाया होगा वो काफ़ल का स्वाद जानते हैं, जिन्होंने नहीं खाया है तो एक बार ज़रूर अप्रैल अप्रैल के माह में आप जाएं उत्तराखंड और काफ़ल ज़रूर खाएं। खैर वो भालू जब काफ़ल खा रहे थे तो बड़ा शोर कर रहे थे। एक्चुअली भालू जब इस तरह से खाते हैं तो बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं, बहुत शोर शराबा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो जिम कॉर्बेट साहब की नींद बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। खैर कुछ देर के बाद अपना भालू अपना खा पी के अपना चले गए। ये भी थोड़ी देर सो लिए। सोने के बाद जब ये सुबह उठे तो सूरज उगने को था। ये पेड़ से उतरे, उतर के ये जो है उस गांव की तरफ को चल पड़े। अब जब ये गांव के पास पहुंचे तो इनको बड़ा ताज्जुब हुआ। वहां पे उस गांव में सिर्फ 2 या 3 घर थे और 2-3 घर के जो थे उसी के लोग वहीं पे खड़े थे। और ये जैसे उस जगह पे पहुंचे तो उन्होंने वही सब कहानी इनको सुनाई कि साहब वो जो बाघ था वो बिल्कुल घात लगाए हुए था, घात लगाने जा रहा था, हमारी नज़र पड़ गई तो हमारी औरतें सब लौट के आ गई। और उसके बाद कुछ देर के बाद में हम लोगों ने अपने कपाट, अपने दरवाजे सब बंद कर लिए, घरों के अंदर हो गए। फिर हमें बाघ के दहाड़ने की आवाज़ आई और एक नहीं 2 बाघ दहाड़ रहे थे और बहुत देर तक दोनों दहाड़ते रहे गांव की तरफ देख करके। और उसके बाद दहाड़ते हुए जो सामने जो घाटी जा रही है, ये जो नीचे की जो वैली जा रही है, वो इस तरफ उतर गए। तो जिम कॉर्बेट साहब ने आइडिया लगाया कि शायद ये जो बाघ है तो उसको बाघिन मिल गई है, या बाघिन है तो उसको बाघ मिल गया है, यानी कि उसको मेट मिल गया है और अब वो वैली की तरफ चले गए हैं। तो जिम कॉर्बेट साहब भी वैली की तरफ जाने के लिए अपनी तैयारी करने लगे। बोले ठीक है, मैं भी अब जा रहा हूँ उस वैली की तरफ को और आप लोग परेशान मत होइए, चिंता मत कीजिए। तो उन्होंने सीधे साधे गांव वाले उन्होंने जो है जिम कॉर्बेट साहब से प्रार्थना करी, मतलब इच्छा व्यक्त करी कि कॉर्बेट साहब कुछ खा लीजिए। तो कॉर्बेट साहब ने उनके घरों की हालत और उनकी दयनीय हालत और गरीबी और ये सब देखा तो बड़ा मतलब अंदर से उनको लगा कि नहीं, मैं खाना तो नहीं खाऊंगा, आप ऐसा कीजिए मुझे एक चाय पिला दीजिए। तो गांव वालों के पास चाय पत्ती नहीं, तो उन्होंने एक गिलास दूध में गुड़ को घोल के जिम कॉर्बेट साहब को दे दिया। जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि जो उत्तराखंड के लोग हैं ये अतिथि देवो भव का जो हकीकत में जो अतिथि देव भव है वो कैसे पूरा करना है वो उत्तराखंड के लोग ही जानते हैं। उनके दरवाजे में कोई भी आएगा तो बिना खाए पिए वो अपने घर से उसे विदा नहीं करते हैं। आतिथ्य में इतने आगे हैं उत्तराखंड के लोग। तो बड़ी खुशी होती है जब जिम कॉर्बेट साहब ये लिखते हैं कि उत्तराखंड के लोग अतिथि का सम्मान करते हैं, तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है क्योंकि हम भी उत्तराखंडी हैं। खैर इन्होंने बताते हैं कि वो जो गुड़ वाली जो दूध होता है वो हर एक के बस का नहीं है उस टेस्ट को डेवलप करना, लेकिन जो एक बार उस टेस्ट को डेवलप कर ले फिर उससे वो बहुत पसंद आता है। हम लोगों ने पिया हुआ है, हमें बड़ा पसंद आता है। बल्कि मैं तो ये थोड़ा और आगे उस पर 1 चम्मच हल्दी भी मिला लेता हूँ। चम्मच हल्दी मिलाई, गुड़ मिलाया, घोल को उसको घोला और पिया, बड़ा मज़ा आता है। हल्दी एंटीबायोटिक का भी काम करती है और गुड़ तो वैसे ही फायदेमंद है सेहत के लिए, फिर दूध तो फिर दूध है। खैर जिम कॉर्बेट साहब जो है दूध पी करके उस वैली में उतर गए। अब ये बड़ी सावधानी से, बिल्कुल क्या कहना चाहिए, केयरफुली, बिल्कुल सावधान होकर के चलने लगे। ये देखना चाहते कहीं बाघ के पाँव के निशान दिख जाएं, कहीं से बाघ की कोई आहट हो, लेकिन जंगल पूरी तरह शांत था, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं। अमूमतौर जहाँ पे बाघ होते हैं वहाँ पे जो जंगल के पशु पक्षी होते हैं वो शांत नहीं रहते हैं। पक्षी हैं तो बहुत चहचहाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अब कौन सा पक्षी किस तरह की आवाज़ें निकलता है वो सब तो यहाँ पे सब बताना बेकार है, इतना लंबा ज़बरदस्ती खींच के कोई फ़ायदा भी नहीं है। और जो सबसे मेन चीज़ है, अगर आप किसी निर्भक्षी के इलाके में जा रहे हैं तो आपको हवा की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हवा की जानकारी से कि हवा की दिशा और हवा का वेग, ये जानकारी अगर आपको नहीं है तो आप निर्भक्षी के इलाके में 100%
सुसाइड करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि बाघ जब किसी इंसान में अटैक करता है तो ठीक वैसे ही अटैक करता है जैसे वो किसी जानवर में अटैक कर रहा हो। वो ये सोच के अटैक नहीं करता कि मैं इंसान में अटैक कर रहा हूँ, वो यही सोच के अटैक करता है जानवर में कर रहा हूँ। जैसे हिरन, घुरड़, काकड़ ये बाघ के मुख्य भोजन है। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है और बाघ इस चीज़ को जानता है। तो बाघ क्या करता है, हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर हवा चल रही है तो वो कभी उत्तर की दिशा से नहीं आएगा, वो हमेशा दक्षिण की दिशा से आएगा, अपोजिट साइड से आएगा। वैसे पूरब से पश्चिम को चल रही है तो पूरब से नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले खुशबू आ जाएगी, तो पश्चिम से आता है अटैक करने के लिए। तो इस तरह से बाघ को अपना अटैक करने का पता है और जानवरों को उससे बचने का पता है। तो प्रकृति ने हर एक को उसके मतलब की चीज़ें दे रखी हैं। तो लेकिन बाघ को इंसान के बारे में ये चीज़ नहीं पता है कि इंसान की सूंघने की शक्ति भी बाघ जैसी है, यानी कि कमज़ोर। हम भी बहुत ज़्यादा दूरी की जो है खुशबू नहीं समझ सकते हैं। एक लिमिटेड किचन से कोई खाना बन रहा है तो अपने बेडरूम तक हम उस खुशबू को महसूस कर सकते हैं, सीटी आने में कुकर की, लेकिन पड़ोसी के घर की कहीं हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से बाघ का भी है। बाघ भी जो है खुशबू नहीं, लेकिन बाघ की नज़रें और कान बहुत तेज होते हैं। ये एक सच्चाई है बाघ की। खैर, अब ये इतने सावधानी से चलते चलते ये जंगल के काफ़ी अंदर तक आ गए थे और अब अंधेरा होने को हो गया था। तो लिहाजा जिम कॉर्बेट साहब को मजबूरी थी, डलकनिया वापस नहीं जा सकते थे, तो इनको जो है फिर पेड़ में ही रात बितानी थी। तो इन्होंने एक पेड़ देखा और उस पेड़ पे जाकर के ये सो गए। आज की रात थोड़ा शांत गुजर रही थी, क्योंकि कोई हलचल नहीं हो रही थी, कोई मूवमेंट नहीं थी। आधी रात के समय करीब आधी रात की होगी, इन्होंने मॉजर लोडर के 2 फायर की आवाज़ सुनी, धाएं धाएं, जो पहाड़ी के ऊपर से, जहाँ पे कोई कैटल हाउस रहा होगा, जहाँ पे गाय भैंसों को रखा जाता होगा, पशुओं को रखा जाता होगा, वहाँ से आवाज़ आई थी। और उसके बाद में कुछ आदमियों के बोलने की आवाज़ आई। उसके बाद फिर कोई आवाज़ नहीं हुई, शांति हो रही, और ये भी आराम से अपना पेड़ में सोए रहे। सुबह जब ये उठे तो अच्छा खासा सवेरा हो गया था, सूरज काफ़ी ऊपर आ गया था। ये पेड़ से उतरने के बाद में ये बाघों के निशानों को ढूंढते ढूंढते, देखते देखते अपना जो है डलकनिया की तरफ के रास्ते में चलने लगे। थोड़ा आगे पहुँचे तो इनको लगा कि कोई आवाज़ दे रहा है। इन्होंने ध्यान दिया, इधर उधर देखा तो सामने इन्हीं के वाले पहाड़ में ऊपर से एक आदमी एक चोटी पे एक चट्टान के ऊपर खड़ा होकर के इनको कू करके आवाज़ दे रहा है। इन्होंने भी उसको जो है कू करके रिप्लाई दिया। तो उससे पूछा, अरे आप वही साहब हैं जो नैनीताल से आए हैं? तो इन्होंने बोला, हाँ भाई मैं वही हूँ जो नैनीताल से आया हूँ। बोले, आप ही हैं ना वो कारपेट साहब? बोले, हाँ हाँ मैं ही हूँ, वो कारपेट हंटर शिकारी मैं ही हूँ, बताओ क्या हुआ? बोला, साहब जहाँ पे आप खड़े हैं उससे वहीं से थोड़ा नीचे एक समतल सा मैदान है, करीब 200 गज आगे जा कर के मेरी मवेशी वहाँ पे चढ़ने के लिए गए थे, वहाँ पे बाघ आ गया और मेरे सारे मवेशी तो भाग के आ गए, लेकिन एक गाय सफ़ेद रंग की जो है मेरी, वो लौट के नहीं आई है, तो शायद बाघ ने उस पर अटैक कर दिया है, तो ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जिम कॉर्बेट ने बोला, ठीक है, अच्छा तुम चिंता ना करो, मैं जाके देखता हूँ। तो जिम कॉर्बेट साहब जो है वहीं से नीचे उतर गए। नीचे उतर के करीब 200-250 गज आगे बढ़े और आगे जा कर के उन्होंने एक समतल सा एरिया देखा जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुरों के निशान बने हुए थे, भाग दौड़ के निशान थे, ज़मीन जगह जगह से उधड़ी हुई थी। तो वो समझ गए कि यही वो जगह है जहाँ पे बाघ ने इनकी सफ़ेद गाय के ऊपर अटैक किया हुआ है। और थोड़ा देखने में इनको एक ड्रैग मार्क भी दिखाई पड़ा। ये भी उसी जो घसीटे जाने का निशान था उसके पीछे पीछे चलने लगे। करीब 100-150 गज आगे गए थे, अचानक इन्होंने देखा कि सामने एक सफ़ेद रंग का गाय का पाँव हवा में ऐसे ऊपर को उठा और उसके बाद पड़ाप से नीचे गिर गया। और उसके बाद 2 बाघों की गुर्राने की, आपस में वो करने की, जो हल्का झगड़ा सा जो होता है उसकी आवाज़ आई, शिकार, बड़े शिकार को छीनने की,
गुर्र गुर्र वाली जो होती है। तो ये वहीं पे रुक गए और इन्होंने आसपास से जगह देखी कि कहाँ से मैं इन बाघों को देख सकूं। तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़े। एक जगह से इन्होंने देखा कि वहाँ पे की गाय पड़ी हुई है और दो बाघ हैं। ये तुरंत झुक गए और जो झाड़ियाँ थी वो करीब इनसे कमर तक की झाड़ियाँ थी, घास इतनी ऊंची थी जो इनकी कमर तक आ रही थी। अब इन्होंने देखा कि अगर मैं यहाँ से गोली चलाता हूँ तो एक बाघ को तो मैं मार दूंगा आसानी से, लेकिन हो सकता है दूसरा बाघ जो है मेरे पे अटैक कर दे, तब मैं क्या करूँगा। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया। इन्होंने इधर उधर देखा तो इनको अचानक अपने से 20 गज की दूरी पे कुछ बोल्डर दिखाई पड़े। बोल्डर यानी कि बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जो लैंडस्लाइड के दौरान ऊपर से टूट के आते हैं। बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, गोल से आते हैं, किसी भी आकार के हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। तो ये जो है घुटनों के बल, एकदम जैसे घुटने के बल चलते हैं ना, एक बार राइफल को आगे रखे फिर ऐसे ऐसे चलते चलते ये उस बोल्डर, उस रॉक के पीछे चले गए। वहां से इन्होंने नजर उठा के देखा तो इनके ठीक सामने वो गाय और दो बाघ। एक बाघ जो है गाय के ऊपर उसको नोचने में जूझा हुआ है और दूसरा जो बाघ है वो बगल में थोड़ा सा हटके बैठा हुआ अपने नाखून चाट रहा है। जो खून लगा होगा पंजे में उसको चाट रहा है। और इनको देख के ये लगा कि ये जो नाखून चाट रहा है ये बाघ जो है ये थोड़ा वृद्ध बाघ है और यही जो है मेन मैन ईटर है। उनको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उस जो बाघ की जो स्किन थी, उसकी जो शाइन थी वो थोड़ा डल हो गई थी, उसकी चमक थी वो थोड़ा कम हो गई थी। तो उन्होंने यही जो है मेन बाघ है, यही मैन ईटर है, ये सोच के साथ गन को उठाया और धाए करके फायर मारा। उस बाघ के जैसी फायर लगा वो उछला और नीचे गिर के चित्त हो गया। और इधर जो दूसरा बाघ जो गाय को खा रहा था वो वहीं से वैली से वहीं नीचे वैली में नीचे घाटी की तरफ भाग गया। ये अपनी जगह से निकले, इन्होंने पत्थर उठाए और बाघ के ऊपर मारे। बाघ ने कोई हलचल नहीं करी। ये उस बाघ के पास पहुंचे। दोपहर का टाइम, दोपहर से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया था। वो बिल्कुल निश्चल पड़ा हुआ था, उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वो दूसरा जो बाघ था वो वैली की तरफ भाग गया था। अब इनके लिए बड़ी समस्या हो गई कि अब गांव जा करके गांव वालों को कैसे लाएं, क्या करें। इतना टाइम नहीं है, अंधेरा हो जाएगा और रात में कोई भी जानवर इसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि इनके पास में पेंसिल नाइफ था, जो छोटा सा नाइफ होता है ना जिससे हम सेवे भी छीलते हैं, सफरफर भी यूज़ करते हैं, काटते हैं। तो वो नाइफ था, उसी नाइफ की सहायता से उसकी स्किन उतारनी शुरू करी। और साथ में इनको ये भी आभास हो रहा था कि वो जो दूसरा बाघ है वो कहीं इनको नज़दीक से देख रहा है, वो वैली से लौट के आ गया है और इनको आके देख रहा है। अच्छा, इनके दिमाग में मैं एक चीज़ थोड़ा यहाँ पे बताना भूल गया कि इनके दिमाग में जो चल रहा था कि अभी तक ये कपल है, ये जो है एक जोड़े में शिकार कर रहा है, वो दूर हो गई थी वो भ्रांति। क्यों? क्योंकि जिसको इन्होंने मारा था वो भी बाघिन थी, जिसको ये बुजुर्ग समझ रहे थे वो भी बाघिन थी। और जो जिसके इन्होंने पहले जिस बाघिन की बात, ये जो जिसको मैनीटर मार रहे थे वो भी बाघिन थी। तो ये कंफर्म हो गया था कि ये जो बाघिन मार दी गई है ये जो है इस बाघिन की बेटी है, मेन में मैन ईटर की बेटी है ये। तो इनको थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि यार मैंने इसको मार दिया। फिर इनके दिमाग में आया, अरे नहीं, सही तो मारा है, ये भी तो मैन ईटर है। ये अपनी माँ का साथ देती है शिकार करने में, पूरा उसके साथ लगती है और जब से पैदा हुई है तब से जो है ये मांस खा रही है। और दोनों लगभग बराबर शरीर के हो गए हैं, इतने बड़े बाघ हो गए हैं दोनों। और ये अगर इसकी माँ को भी मार देता तब भी ये जो है मैन ईटर रहती। तो ऐसी कोई गलती नहीं करी है मैंने, ये सोच के इन्होंने अपने मन को शांत कर लिया था और उसकी खाल वाल उतारी। तब तक का अंधेरा हो गया। इन्होंने उसकी खाल को लपेटा, अपने पीठ पर टांगा और उसके बाद फिर पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए। अब आप इमेजिन कीजिए साहब, एक आदमी तीसरी रात पेड़ पे काटने जा रहा है जिससे सुबह तक काटनी है। और खाया क्या है उसने? 3 दिन पहले शाम को 2-2:30 बजे जब वो वहां से निकला है, 4 बजे, तब हल्का फुल्का नाश्ता। उस नाश्ते के अलावा कुछ लिया है तो 1 गिलास दूध जिसमें गुड़ मिला हुआ है। उसके अलावा शरीर में कोई भी सॉलिड फूड इनके गया ही नहीं है, ना कोई आराम मिला हुआ है बॉडी को, ना कुछ। और तीसरी रात पेड़ में काटने को जा रहे हैं, किसके लिए? गांव वालों की सुरक्षा के लिए।
तो ऐसे में अगर उत्तराखंड के निवासी इनको भगवान कहते थे तो क्या गलत कहते थे, एक महान इंसान कहते थे तो क्या गलत कहते थे। हमारे बुजुर्गों की रक्षा करने के लिए ही तो ये सब इतना सब कर रहे थे। खैर, रात इन्होंने पेड़ में काटी, अगले दिन सुबह ये उठे, कंधे में इनके खाल थी, शरीर इनका खून से पूरा लथपथ था, बाघ के खून से, बहुत कपड़े गंदे, मैला शरीर, गन टांगी, और उसके बाद धीरे 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 ये डलकनिया की तरफ चल पड़े। अब जब ये डलकनिया पहुंचे तो इन्होंने देखा एक घर के बाहर जो है भीड़ लगी हुई है और आवाज़ों में जो उनकी बातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नैनीताल में खबर करो भाई, जितने जल्दी हो सकते खबर करो, 3 दिन से कोई अता पता नहीं चल रहा है इनका। तो इसका मतलब बाघ ने जिम कॉर्बेट साहब को, समझ ही गया। और इनके आदमी कह रहे हैं अरे नहीं नहीं चिंता मत करो, कॉर्बेट साहब वापस आएंगे, वो आ जाएंगे, चिंता मत करो, देखो हमने तो उनके लिए चाय का पानी भी रखा हुआ है, वो आएंगे, वो भी आएंगे, किसी भी टाइम आ जाएंगे, तुम देखना। कह रहे अरे नहीं आएंगे भाई, अब मान जाओ, 3 दिन हो गए, बहुत लंबा टाइम हो गया है, कोई खबर नहीं मिल रही है, कहीं से कुछ नहीं मिल रही है। तो ये जब पहुंचे तो अचानक सबने इनको देखा तो वो बड़े खुश, और खून से सना हुआ देखा तो एकदम से चिंताग्रस्त और बड़े परेशान और बड़े खुश, और मतलब ये सब अरे साहब करके आए। तो जिम कॉर्बेट साहब ने सब बताया उन्होंने कि भाई ये लो, एक को तो मार दिया है, अभी एक और बची हुई है, उसका भी कर दूंगा इलाज। और उसके बाद इन्होंने ये भी परवाह नहीं करी कि गांव वाले इनको देख रहे हैं, इन्होंने अपने आदमियों से पानी मंगाया और वहीं पे बरामदे में बैठ के फटाफट जो है नहाना शुरू किया। इन्होंने अपना बताते कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कितना मैला हो गया हूँ, कितना खून मेरे पे चिपका पड़ा हुआ है। रगड़ रगड़ के इन्होंने अपने आप को नहाया, अपने आप को साफ़ किया, फ्रेश हुए, फिर गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई बाघ को मारने की। और उसके बाद फिर ये आकर के अपना, शाम हो गई थी, उसके बाद ये अपना जो इनका कैंप था वो गांव से थोड़ा सा बाहर अलग हटके लगाया गया था। ये अपने कैंप में चले गए, खाना वाना खाया, खा करके लेट के सोए। अचानक जो है अंधड़ आ गया। अंधड़ मतलब आंधी तूफान। इतना भयानक आंधी तूफान आया कि इनका टेंट उखड़ने को हो गया और जगह जगह से फटने लगा। इनके आदमियों ने तुरंत जो है बल्लियाँ वल्लियाँ ढूंढी इधर उधर से, और बल्लियों को गाड़ के इनके टेंट के चारों ओर रस्सियों का एक जाल सा बना करके पूरा जो है इनके टेंट के चारों ओर करके ऊपर से और चारों तरफ से सिक्योर टाइप का कर दिया, नेट बांध के। लेकिन टेंट काफ़ी हद तक फट चुका था और इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि इनके टेंट के अंदर से पानी बह रहा था। इनकी चारपाई के अलावा बाकी इनका सारा सामान भीग के खराब हो चुका था, सिर्फ एक बिस्तर ऐसा था जो सूखा हुआ था। अब ये जो है सोए। दूसरा दिन सुबह उठे तो धूप आ गई थी, बारिश रात भर अपना हवा और आंधी तूफान हट गया था, बाद धूप आ गई थी। तो इन्होंने सारा दिन जो था वो बाघ की खाल उतारने में और अपने जो गीले कपड़े थे और सामान जो गीला हो गया था सब सुखाने के लिए डाल दिया। ऐसे बैनाकुलर से जो है वो पूरा नज़ारे ले रहे थे, मतलब सामने के और अगल बगल सारे एरिया को देख रहे थे। और गांव वाले बता रहे थे कि साहब एक शिकार वहाँ किया, एक वहाँ किया, एक वहाँ किया। तो इस तरह से जानकारी भी इनको प्राप्त हो रही थी। जहाँ पे ये देखा खड़े थे तो जहाँ पे इन्होंने एक चीज़ ख्याल करी कि ये जो जंगल है ये बड़ा खुला खुला सा जंगल है, तो इसमें शिकार बड़े आसानी से किया जा सकता है बाघ का। अगर बाघ इस एरिया में आता है तो उसका शिकार आसानी से किया जा सकता है। तो इन्होंने अपनी जो भैंसें थी उनको बधवा दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, होते होते 10 दिन हो गए, कोई हलचल नहीं हुई, बाघ नहीं आया। 10वें दिन इनके पास खबर आई कि साहब ऊपर गांव में जो है बाघ ने एक गाय को मार दिया है। अब इन्होंने अपनी राइफल उठाई और लेकर के ये चल पड़े ऊपर गांव में। ऊपर जा कर के इन्होंने उस जगह में पहुंचे जहाँ पे गाय को मारा था। तो वहाँ पे जा कर के देखा पाँव के निशान कि ये जो है बाघ ने नहीं मारा है, ये तेंदुए ने मारा है। तो जो गांव वाले थे उन्होंने कहा साहब अब तेंदुए ने भी मारा है तो ये तेंदुए ने भी तो हमें बहुत परेशान किया है, ये आए दिन जो है हमारी कभी गाय, कभी बकरी, कभी कुत्ते सब मार देता है साहब। साहब इसको भी ठिकाने लगा दो हाथ के हाथ, इससे भी छुटकारा दिला दो हमें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो जिम कॉर्बेट साहब ने बोला चलो ठीक है, आज जो है तेंदुए को ही ठिकाने लगा देते हैं। तो उन्होंने आसपास एक जगह देखी तो उनको एक गुफा सी दिखाई पड़ी। ये उस गुफा में चले गए और वहाँ से उस गाय पे नज़र रखने लगे कि तेंदुआ आएगा तो ये शूट कर देंगे। अब कुछ देर हुई
तो तेंदुआ जो है अपना छिपते छिपाते अपना आ रहा था। इनकी नज़र पड़ी, ये अलर्ट हुए, इन्होंने गन तैयार करी और टारगेट लिया। ये जैसे ही गोली चलाने वाले थे, एकदम से ऊपर गांव से जो है बड़े जोर से एक औरत के चीखने की आवाज़ आई, जैसे बाघ ने उसके ऊपर अटैक कर दिया हो। और वो भयानक चीख थी और भयानक डर वाली, खौफ वाली चीख थी। उसको सुनकर के इन्होंने अपना हैट उठाया, गन को, उसको, तेंदुए को छोड़ा और एकदम अपनी गुफा से बाहर निकले और कूदे। जैसे ही इनको तेंदुए ने देखा तो वो भी सकपका गया, हक्का बक्का रह गया। उसने कहा ये क्या बवाल हो गया। पहले तो वहीं पे लेट गया, लेकिन जब ये उसने देखा कि तो दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, तो वो अपनी जगह से उठा और जहां से आया था बड़ी तेजी से घुर्राते हुए वो भी उस दिशा में दौड़ गया जिस तरफ से आया था, वापस लौट गया। अब ये दौड़ते दौड़ते पहुंचे ऊपर गांव में। तो इन्होंने वहां पर जाके देखा कि एक जगह पर काफ़ी लोग भीड़ लगाए खड़े हैं और एक औरत जो है पड़ी हुई है, उसने अपने दोनों हाथ ऐसे पीछे कर रखे हैं और ऐसे करके पीछे को अपना सर लटका के पड़ी हुई है। उसकी सांसें बड़ी तेज चल रही हैं, धौंकनी की तरह चल रही हैं। और यहाँ से लेकर उसका पूरा यहाँ तक सर फटा हुआ है। उसकी जो ब्रेस्ट है, उसकी छाती, उसके ऊपर पूरा नाखून धंसा हुआ है। उसका जो हाथ है, एक हाथ के ऊपर भी पूरा नाखून गहरा धंसा हुआ है। वो शायद सर बचाने के लिए उसने जो है अपना हाथ लगाया होगा, तो वो उसको भी बाघ ने नोच दिया है। सर पे दांत के पूरे निशान हैं और सर उसका जो है ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में फट गया है। तो उससे पहले तो गांव वालों से कहा चलिए आप लोग हटिए यहाँ से, जगह बनाइए। कॉर्बेट साहब ने हवा आने दीजिए, खूब जगह बनाइए। जगह वगह बनवाने के लिए बोला और एक गांव की औरत को बोला कि भाई एक कैंची लेकर के आइए। और जो अपनी शर्ट थी वो उतारी, जो कम से कम थोड़ा साफ दिख रही थी। उसमें पानी में भिगो भिगो करके उस महिला के जो है खून को जगह जगह से साफ किया। साफ करने के बाद में जब कैंची आई तो कैंची पहले तो मिली नहीं गांव में। जब मिली तो वो किसी टेलर की कैंची थी, जो जिसको मरे हुए एक ज़माना हो गया था, काफ़ी टाइम पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। और वो कैंची से उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो घरवाली थी, वो आलू गोड़ने का काम करती थी, आलू निकालने का काम करती थी उस कैंची से। तो कैंची जंग खाई हुई थी, बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, उससे बाल काटे नहीं जा सकते थे। जिम कॉर्बेट साहब का इरादा था कि इसके बाल जो है काट दिए जाए और काट करके इसके घाव का मरहम पट्टी की जाए। तो वो कर नहीं सकते थे, तो वैसे ही गीले कपड़े और उससे पानी से इन्होंने घावों को साफ किया। इनकी जो जैकेट थी उसकी जेब में, अंदर की जेब में एक फ्लड पड़ा हुआ था, जो इनके एक डॉक्टर मित्र ने इनको दिया था। उस डॉक्टर मित्र को ये अपने साथ एक बार शिकार पे ले गए थे, तो वो बड़ा खुश हुआ था। उसने वो शीशी इनको दे दी थी, बोला था कि आप हमेशा अपने पास रखना, आपके काम आएगी। ऐसा कभी कोई घटना घट जाए, कोई बाघ का निशान या दांत कुछ लग जाए, तो ये तुरंत घाव को भरेगा। तो वो बॉटल से काफ़ी फ्लड जो है उड़ भी गया था, लेकिन काफ़ी बचा हुआ था। तो इन्होंने सफाई करने के बाद में वो लिक्विड जो है पूरा उसके सर में, उसके हाथ में, उसके चेस्ट में, जहाँ जहाँ पे घाव थे, सब जगह पूरी बोतल को खाली कर दिया और उसके सर को जो है बांध दिया, बिल्कुल ऐसे 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 पूरा बांध दिया। हालांकि जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि मुझे ये उम्मीद थी नहीं कि ये औरत बचेगी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को मैंने पहले ही बताया कि बहुत लंबी है। आज मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ और इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। बस 1-2-3 दिन आप इसको सुन लीजिए और उसके बाद आगे की कहानी तब तक आ जाएगी, मैं आपको सुना दूंगा। और जो मित्र पहली बार मेरे चैनल में आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आपके कमेंट से हौसला बढ़ता है, हिम्मत खुलती है। और जो पुराने मित्र हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग प्यार देते हैं और मेरी कहानियों को सुनते हैं। आपका ये प्यार मेरे अंदर इतना उत्साह, इतना उमंग, क्या क्या भर देता है, मैं क्या बताऊं। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्ती करो यार, शेक हैंड करो, गपशप किया करेंगे एक दूसरे से। देखो, मेरी हालत तो है ख़राब, मैं तो कहीं जा नहीं सकता हूँ, आ नहीं सकता हूँ, उठ नहीं सकता हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ। आपसे गपशप करके ही मेरा जो है टाइम पास हो जाया करेगा। फिर धीरे धीरे शुरू करेंगे लाइव का भी, आपके सामने लाइव आया करूँगा। आप कमेंट लिखते जाइएगा, मैं बात के जवाब देते रहूँगा आपके। कई मित्रों ने कहा कि बाघ आदमखोर क्यों हो जाता है, इस बारे में बताएं।
इस बारे में मैंने पहले बताया है, मैं इसका वीडियो भी बहुत जल्दी आपके सामने लाऊंगा। पहले मैं आज यही सोचा था कि वो बताऊं, फिर मुझे लगा कि नहीं, पहले ये कहानियां ख़त्म कर लेता हूं और उसके बाद लास्ट में बताऊंगा कि बाघ आदमखोर क्यों हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ, आप सबसे आज्ञा दीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय बद्री विशाल, जय मातृभूमि उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती, जय भारत माता।